नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आंखों में कई तरह की बीमारी होती है। इन्हीं बीमारियों में से एक है मोतियाबिंद। इसमें आंख में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें आंखों के लेंस में बदलाव होता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। अगर आपको दूर या पास का कम दिखाई दे, गाड़ी ड्राइव करने में समस्या हो या आप दूसरे व्यक्ति के चेहरे के भावों को ना पढ़ पाएं, तो समझ जाइए कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। लेंस आंख का एक स्पष्ट भाग है जो लाइट या इमेज को रेटिना पर फोकस करने में सहायता करता है। रेटिना आंख के पिछले भाग पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील ऊतक है। सामान्य आंखों में प्रकाश पारदर्शी लेंस से रेटिना को जाता है। एक बार जब ये रेटिना पर पहुंच जाता है तो प्रकाश नर्व सिग्नल्स में बदल जाता है जो मस्तिष्क की ओर भेजे जाते हैं। रेटिना शार्प इमेज प्राप्त करे, इसके लिए जरूरी है कि लेंस क्लियर हो। जब लेंस क्लाउडी हो जाता है तो लाइट लेंस से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती, जिससे जो इमेज आप देखते हैं वो धुंधली हो जाती है। इसके कारण दृष्टि के बाधित होने को मोतियाबिंद या सफेद मोतिया कहते हैं। नजर धुंधली होने के कारण मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों को पढ़ने, नजर का काम करने, कार चलाने में समस्या आती है। मोतियाबिंद क्यों होता है, इसके कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो मोतियाबिंद का रिस्क बढ़ा सकते हैं। मोतियाबिंद के कारण उम्र का बढ़ना, डायबिटीज, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन, सूर्य के प्रकाश का अत्यधिक एक्सपोज, मोतियाबिंद का पारिवारिक इतिहास, उच्च रक्तदाब, मोटापा, आँखों में चोट लगना या सूजन, पहले हुई आँखों की सर्जरी, कार्टिस्टेरॉइड मेडिकेशन का लंबे समय तक इस्तेमाल, धूम्रपान। अधिकतर मोतियाबिंद धीरे धीरे विकसित होते हैं और शुरुआत में दृष्टि प्रभावित नहीं होती है, लेकिन समय के साथ ये आपको देखने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसके कारण व्यक्ति को अपनी प्रतिदिन की सामान्य गतिविधियों को करना भी मुश्किल हो जाता है। मोतियाबिंद के लक्षण: दृष्टि में धुंधलापन या अस्पष्टता, बुजुर्गों में निकट दृष्टि दोष में निरंतर बढ़ोतरी, रंगों को देखने की क्षमता में बदलाव, रात में ड्राइव करने में दिक्कत आना, दिन के समय आंखें चौंधियाना, दोहरी दृष्टि, चश्मे के नंबर में अचानक बदलाव आना। हालांकि इसके बारे में कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है कि कैसे मोतियाबिंद को रोका जा सकता है या इसके विकास को धीमा किया जा सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि कई रणनीतियां मोतियाबिंद की रोकथाम में सहायक हो सकती हैं, जिसमें ये सब कुछ सम्मिलित है। मोतियाबिंद की रोकथाम: 40 वर्ष के पश्चात नियमित रूप से आँखों की जाँच कराए। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें मोतियाबिंद विकसित करने में सहायता कर सकती हैं। जब भी बाहर धूप में निकले, सनग्लासेस लगाएं। ये यूवी किरणों को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपको डायबिटीज या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिससे मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है, उनका उचित उपचार कराएं। अपना वजन सामान्य बनाए रखें। रंग बिरंगे फलों और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आँखों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धूम्रपान छोड़ें और शराब का सेवन कम से कम करें। जब चश्मे या लेंस से आपको दृष्टि दिखाई न दे तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है। सर्जरी की सलाह तभी दी जाती है जब मोतियाबिंद के कारण आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित होने लगती है। सर्जरी में जल्दबाजी न करें, क्योंकि मोतियाबिंद के कारण आँखों को नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो इसमें देरी न करें और डॉक्टर को दिखाएं ताकि इस बीमारी से निजात पा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में मोतियाबिंद के बारे में बताया। तो वही समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, इसको लेकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदलाल विश्वकर्मा। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार मोतियाबिंद जो है वो है क्या और ये समस्या किस तरीके से बढ़ती है? जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, रही बात मोतियाबिंद के बारे में, जैसा कि आपने सब्जेक्ट उठाया और बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। अब इससे क्या है कि आजकल सब लोगों तक इतनी आसानी से इसके बारे में जानकारी नहीं पहुंच पाती, और उसकी वजह से क्या होता है कि लोग अवेयर नहीं रहते हैं और फिर मोतियाबिंद जैसी चीजों से बहुत समय से पहले ग्रसित हो जाते हैं। अगर ये देखा जाए तो इसका बहुत खास कारण मेन अगर है तो हमें समय के साथ धुंधलापन नजर आने लगता है।
और हल्का फुल्का जब धुंधलापन आने लगता है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि हमें पहले डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है। चेकअप कराने के दौरान अगर हमें चश्मे का नंबर कुछ आ रहा है तो हम उसे समय से लगा रहे हैं, अगर समय से नहीं लगाते हैं तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन देखते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज, अगर हम धूप में हैं या बहुत ज्यादा देर तक बाहर काम करते हैं तो यूवी रे हमारे आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और प्राय अगर देखा जाए तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी आंखों का लेंस, वो उसकी ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो सफेद रूप आकार ले लेता है, जिसे मोतिया का आकार, मोती की तरह दिखने वाला आकार होता है, उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। फाइनली डॉक्टर साहब, लेकिन बात अगर हम मोतियाबिंद की कैटेगरी की करें तो देखिए कितनी कैटेगरी में जो ये मोतियाबिंद होता है, कितने कैटेगरी में ये बन पाता है और कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले समय के लिए, जिसको अगर मोतियाबिंद की शुरुआत हुई है। जी, अगर कैटेगरी की बात करें तो देखिए मोतियाबिंद सिर्फ बर्थ भी होता है, जिसे पीडियाट्रिक कैटरेक्ट कहते हैं। सेकेंडरी होता है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, अचानक चोट लगने के बाद। हम थोड़ा इसे विस्तार में मैं बताना चाहूंगा। पीडियाट्रिक कैटरेक्ट होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसकी आंखों में मोतियाबिंद का रहना होता है। ये प्रायः नहीं होता है, किसी किसी केस में होता है। और अगर उसके बाद देखें तो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है, किसी वजह से आंखों में चोट लग जाना, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसपेरेंट जो लेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, तो वो ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो जाता है। लास्ट होता है फिर अगर एज के साथ, तो एज के साथ मोतियाबिंद का होना दैट इज टोटली नॉर्मल। उसमें एक सफेद मोतिया होता है और काला मोतिया होता है। तो सफेद मोतिया एज के बढ़ने के साथ साथ उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म होती जाती है, तो उसके पहले हम आई चेकअप कराना बहुत जरूरी समझते हैं। अगर नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है तब हमें कंसल्ट फाइनली लेना होता है कि कहीं मोतियाबिंद तो नहीं हुआ है। दूसरा है काला मोतिया। काला मोतिया का कारण है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा हमारी आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। ऐसे दौरान में हमारे लेंस पर प्रेशर बनता है और वो रैप्चर होता है, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अगर हम किसी रोग के साथ देखें तो मोतियाबिंद को डायबिटीज, एक सीन ये भी होता है अगर आपके माता पिता डायबिटिक, हाई डायबिटिक रहे हैं तो भी चांसेस होता है कि आपको जल्दी मोतियाबिंद है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जानकारी, बचाव, समय से पहले एक बार कंसल्ट जाए, उस तरह से हमें उसका ध्यान देना होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात नॉर्मली दिनों की करें, क्योंकि आज के समय में इतना ज़्यादा हम टेक्निकली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारी आंखों पर पड़ता है और उस वजह से हमारी आईसाइट वीक होती है। उम्र से पहले ये समस्या शुरू हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी रहता है कि वो समय से चेकअप नहीं कर पाते हैं या शुरुआत जब इस बीमारी की होती है तो वो इस पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर हम शुरुआती लक्षणों की बात करें तो किस तरीके से मोतियाबिंद के शुरुआती लक्षण नजर आते हैं? देखिए, शुरुआती लक्षण में अगर हम इसमें जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जैसे एज अ पेशेंट मैं बात करूं तो हमें पढ़ने में डिस्कम्फर्ट होने लगता है। स्क्रीन पर जो लोग ज्यादा देर तक काम करते हैं, ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस दौरान बहुत जरूरी होता है हमारा वर्किंग प्रोफाइल। हम बहुत ज्यादा क्लोज होकर ना पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से आजकल बहुत यूवी रेज और ब्लू रेज निकलती हैं, उसके लिए आई टेस्टिंग कराएं और ब्लू प्रोटेक्शन के साथ हम ऐसे चश्मों का प्रयोग करें जो ब्रांड लेंसेस हो और प्रॉपर ब्लू फिल्टर लेंसेस हो, ना कि ब्लू कट लेंसेस। मार्केट में बहुत चाइनीज लेंसेस है जो ब्लू कट होते हैं, वो हमें फायदा देने के बजाय और नुकसान देते हैं। और दूसरा, हमें बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि अगर हम बाहर निकले, जैसे सनलाइट जैसी एरिया में निकले, तो कोशिश करें कि सनग्लासेस यूज करें। सनग्लासेस हमें टोटली यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है और यूवी लाइट मोतियाबिंद होने का, सफेद मोतियाबिंद होने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो अगर हम सनग्लासेस यूज करते हैं तो हमारी आंखें यूवी से बचती हैं और फिर आसानी से ये नहीं होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया, देखिए हम बाहर निकलते हैं तो हमें सनग्लासेस यूज करने हैं, लेकिन किस तरीके के सनग्लासेस ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं और अगर हम धूप में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनसे हमें बचाव वो कर पाते हैं? अगर इसकी बात करें, देखिए आजकल मार्केट में क्या है कि बहुत खुले रूप से सनग्लासेस बिकने लगे और वो उनमें बहुत एब्रेजन भी होते हैं, मीन्स उसमें वेव्स होते हैं। अगर हमारी आंखें करेक्ट भी है तो पता चलता है कि आप हमारी आंखों में और ही रह जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एब्रेजन लेंस सनग्लासेस यूज करना, मीन्स जिसकी ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर हो। हाँ, ये अलग बात है कि वो शेडेड है, वो डार्क है या क्या, लेकिन एब्रेजन दैट इज डिफरेंट थिंग, तो उसमें कोई वेव नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हमें बिल्कुल रोड छाप या सड़क पर चलते हुए या कहीं नॉर्मल दुकानों से सनग्लास जो हम लेते हैं उससे हम बचें। हमें ज्यादातर ध्यान देना चाहिए कि इनसे हम क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करें। लाइक अगर थोड़े बहुत ब्रांड में जाने का ऑप्शन मिलता है तो ब्रांड में जाएं,
अच्छी चीज लें जिसकी वारंटी भी होती है, गारंटी भी होती है और प्रॉपर उसकी QC होती है, क्वालिटी चेकअप होती है, उसके बाद वो मार्केट में आते हैं। तो ऐसी चीजों को लें जो हमारी आंखों को नुकसान ना करें। थोड़ा बहुत अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के लोगों के लिए, लेकिन लोग इसी चीजों को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। कहीं भी लेके कोई भी सनग्लास और फॉर द टाइम बिंग यूज कर ले रहे हैं, जो कि उसके उनके आंख को फायदा करने के बजाय वो और नुकसान दे रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर साहब कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं आखिरकार उनको समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अनूप है। अनूप, क्या समस्या है आपको? डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब समस्या ये है कि मेरी जो दादी है ना वो मोतिया बिंदु उनको है। जी हाँ बताएं। बिल्कुल अनूप, अपनी बात रखिए। तो सर इसके लिए कैसे क्या उपचार कराया जाए, क्या है इसकी दवा वगैरह? देखिए जैसा दादी आप बता रहे हैं तो होपफुली उनकी एज एबव 70 होगी या उनकी एज अभी क्या है? सबसे पहले ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। उनकी उम्र कितनी हो रही है? 75 साल। 77 साल 75। तो अगर उनको मोतियाबिंद है, ये डायग्नोस हुआ है, आपने चेक कराया है, तो इसके लिए इमीडिएट उनका कैटरेक्ट सर्जरी कराना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करा रहे तो आपको एक आइडिया होगा कि उनको चश्मा लगाने के बाद क्या साफ दिख रहा है। अगर ऐसा है कि साफ चश्मा लगाने के बाद भी नहीं दिख रहा है तो जरूरी बन जाता है इमीडिएट आई सर्जरी कराना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना। और आजकल आसपास नियरेस्ट कई ऐसे सर्जन्स अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट में भी, जो अच्छी सुविधाओं के साथ सर्जरी करते हैं। तो आप एक बार वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करें और इसमें डिले ना करें। बहुत लोग इसमें ठंडी आने का समय वेट करते हैं या गर्मी है तो नहीं कराएंगे। आजकल इतनी टेक्निक्स आ गई है कि आप चाहे जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं, बस ऑपरेशन के बाद थोड़ी सावधानी रखें। अनूप, कोई और सवाल आपका? डॉक्टर साहब एक चीज जाननी थी। हेलो। हाँ, बिल्कुल अपना सवाल जानना चाह रहा था कि जो ऑपरेशन कराना है कि अभी वो बहुत ज्यादा वीक हैं, कमजोर हैं, तो मैं सही समय जानना चाह रहा हूँ कि सर्दियों में कराना अच्छा रहेगा या फिर इस टाइम? बस आपके क्वेश्चन के पहले हमने इस बात को रखा कि आज के समय में सीन ये है कि ठंडी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले एक समय में होता था, क्योंकि पहले एनवायरनमेंट और तमाम चीजों से उतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग ऐसे निकल पड़ते थे। और अभी के समय ये है कि अभी तो हालांकि आपने आज क्वेश्चन पुट अप किया, अब मौसम की शुरुआत ऐसे होने वाला है कि आप आराम से ऑपरेशन करा लें। क्योंकि हम आप तो बातों को समझ रहे, हो सकता है आपकी दादी मना सकती, उन्हें ये हो कि नहीं ठंडी आने दीजिए, तो ठीक है 15-20 दिन 1 महीने का और वेट कर लीजिए, फिर सर्जरी आराम से कराइए। बस थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि सर्जरी के बाद उन्हें प्रिकॉशन में रखना है। मीन्स 1 मंथ के लिए उन्हें सर धुल के बिल्कुल नहीं नहाना है, और काला चश्मा जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो बिल्कुल लगा के रखना है। वो जस्ट फॉर सनलाइट प्रोटेक्शन और डस्ट से प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये थोड़ा चीजें ध्यान रखिएगा, बाकी आप बेहिचक आप जाइए उनका ऑपरेशन कराइए। अच्छा सर, एक चीज और जाननी थी कि खाने पीने का भी इसमें कुछ ध्यान देना होगा उस टाइम, जिस टाइम ऑपरेशन कराना होगा? जी हाँ बिल्कुल। इसमें खाने का अगर बात करें तो बहुत सॉफ्ट भोजन ही हमें लेने होते हैं। हार्ड चीजें अगर वो कुछ नशा वगैरह कुछ करती है, गुटखा तंबाकू खाती है, तो हमें इन चीजों से थोड़ा बचने की जरूरत होती है। नॉर्मल खिचड़ी या तरल पदार्थ जो भी है वैसी चीजें लेना होता है, क्योंकि जब हम अपने दांतों से प्रेस करते हैं तो नसों के थ्रू हमारी आंखों पर प्रेशर बनता है। तो मेन इन चीजों को ध्यान हमें रखने की जरूरत है। खाने का नॉर्मली वो जो भी खा रही है रेगुलर रूटीन में वो खाएं, लेकिन हार्ड चीजें नहीं जिससे हमारे दांतों के जरिए आंखों पर प्रेशर बने। राइट। अच्छा सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ठंडी चीज देना जरूरी है या नहीं? क्योंकि आइसक्रीम खाने की बहुत शौकीन है वो, और इस दौरान क्या आइसक्रीम वगैरह दे सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब चीजें बहुत ज्यादा। देखिए कोल्ड ड्रिंक से तो हम इस एज में बिल्कुल नहीं कहेंगे। वैसे नॉर्मल एज के लिए भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह उतना रिकमेंडेड नहीं होता है। रही बात ठंड कितना है, कितनी ठंडी चीजों का वो सेवन कर रही हैं, उनके टेस्ट के हिसाब से दैट इज ओके, वो बहुत ज्यादा इशू नहीं बनता है। ठंडी चीजें वो खा सकती हैं। सर थोड़ा सा समय और लेंगे। वो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि मोतियाबिंदु होने का कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों को भी हो सकता है, हमारी एज जैसे 25 साल है और कभी कभी दिखता हमको भी कम है, यानी कि पढ़ने में जैसे कि कंप्यूटर पे ज्यादा देर काम करें तो धुंधला दिखाई देने लगता है। हाँ तो आप एक बार पहले देखिए आई टेस्ट कराइए। अगर आपको कंप्यूटर पे काम करने के दौरान सबसे पहले आपको प्रिकॉशन में बताता हूँ, अगर कंप्यूटर पे वर्किंग है तो थोड़ा सा आप उसमें गैपिंग लिया करिए। 20-20-20 का एक सिस्टम होता है, नियम होता है कि 20 मिनट वर्किंग के बाद 20 सेकंड के लिए आप अपनी आंखों को लाइक बियॉन्ड 25 तक बहुत रिलैक्सेबल देखना है, जिससे आंखें रिलैक्स हो जाती हैं। फिर आप दोबारा वर्किंग को। सेकेंडरी क्या है, अगर कंप्यूटर ज्यादा देर तक है
तो अगर आई टेस्टिंग में 0.25 या 0.50 कोई नंबर आ रहा हो, एक बार जांच कराइए, और नहीं भी आ रहा है तो आप ब्लू फिल्टर लेंसेज यूज करिए, जिससे आपकी आंखें रिलैक्स रहे। और बाकी आप 36 एज हैं, 40 के एज पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा आपको नजदीक की जरूरत पड़ जाती है, उस समय चश्मे का फुल करेक्शन लें और फिर आप अपनी सारी चीजों को वर्किंग पे लाएं। तो इससे क्या होगा कि जो कैटरेक्ट हमें जल्दी समय में आने हैं वो और पीछे खसक जाएगा। नॉर्मल थिंग की कैटरेक्ट आता है सभी बढ़ती उम्र के टाइम में, लेकिन हम उसे खसका सकते हैं, और कभी कभी होता है हम उसे आने का भी मौका नहीं देते। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने सजग हैं अपने आप। चलिए ना, बहुत बहुत शुक्रिया। गांव में एक सर एक सवाल और है सर। बिल्कुल बिल्कुल रखिए सर। सर मैं अपने गांव में, हमारे यहाँ एक कैंप लगा था, अभी मोतियाबिंद को लेके लगाया था, तो मैंने उनसे एक जानकारी ली थी कि हम लोगों को मोतियाबिंद हो सकता है, आखिर वजह क्या है मोतियाबिंद होने की और किन किन चीजों का बचाव करें, तो उस बारे में उन्होंने कोई पूर्णतः जानकारी नहीं दी थी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या है। कोई क्वेश्चन पुट अप करे जो वहाँ आपने बोला हो और वो ना बता पाया हो, अगर ऐसा कुछ है तो। नहीं है फिर भी मैं आपको देखिए, आई कैब में किस तरह का कैंप लगा है, कैसे लोग आए हैं, डिपेंड ये करता है। और आपको भी हमेशा ये ध्यान देना कि आप जहाँ जा रहे हैं दैट इज ओके और नॉट। मोतियाबिंद का मेन रीजन अगर आपने उनसे पूछा और उन्होंने नहीं बताया पाया तो बहुत सिंपल सा है। अब आपकी इस एज में तो अभी तो नहीं है आपको मोतियाबिंद, लेकिन हाँ जो सावधानियां हमने बताई हैं उसको आप ध्यान में रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होनी है। ये है कि 70, 65 या 70 की एज में मोतियाबिंद का सीन क्रिएट हो जाता है। और अगर आपको समय समय पे ये लगता है कि अब हमारी आंखों में धुंधलापन हो रहा है तो आप प्रॉपर आई चेकअप कराएं, और जिस नंबर का चश्मा मिले वो चश्मा आप रेगुलर लगाएं। अगर आप इन चीजों को निगलेक्ट कर रहे हैं तो चांसेस हो जाएंगे आपको भी जल्दी। इसका यही कुछ कारण से, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे कार्यक्रम में जुड़े, और उम्मीद है कि आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी जो कॉलर जुड़े थे, अनूप भी बात कर रहे थे सर्जरी की। देखिए कुछ लोगों की आंखों में ना कभी चोट लग जाने से या जिस तरीके से आंखों में दर्द महसूस होता है, उस दौरान भी एक लालीपन रुक जाता है, कहीं ना कहीं वो मोतियाबिंद का जो रूप है वो ले लेता है। तो उस दौरान हमें चश्मे से ही काम चलाना होगा, दवाइयों से, या फिर वो कहीं ना कहीं सर्जरी तक भी उसकी नौबत आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने आपको बताया कि एक ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होता है, जब अचानक इम्पैक्ट या चोट हमारी आंखों पर लगता है तो हमारी जो ट्रांसपेरेंट नेचुरल लेंस होता है आंखों के अंदर वो रैप्चर हो जाता है, और रैप्चर होने के साथ साथ उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। उसे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, चोट लगने की वजह से होने वाला मोतियाबिंद बोला जाता है। तो ये अगर सिग्निफिकेंटली अगर देखें तो ये विजिबल होता है, डॉक्टर या ऑप्टोम कहीं भी आप दिखाएं तो उसका एक ही ऑप्शन होता है कि कैटरेक्ट सर्जरी करवा लेना। हाँ, अगर उतना ज्यादा परसेंटेज में ये चोट नहीं लगा है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है, तो चांस है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव मिरर के सनग्लासेस या फिर चश्मे आपको प्रिस्क्राइब किए जाएं तो वो लगाने की जरूरत बनती है, क्योंकि अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है और रोशनी धीरे धीरे घटती है। डॉक्टर साहब, अगर बात जिस तरीके से हम सर्जरी की कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सर्जरी में भी अलग अलग तरह के सर्जरी की जाती हैं, जैसे हम लेजर सर्जरी की बात करें, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और सबसे कम समय में रहती है। तो इस दौरान किस तरीके से सर्जरी होती है और उसके बाद जो हमें एहतियात बरतने होते हैं, वो किस तरीके से मरीज कितने दिन तक जो परेशानी है उससे निजात पा सकता है? जी देखिए, बात कर रही हैं तो उस दौरान तो सर्जरी ही एक मात्र उपाय है। लेसी सर्जरी इसमें नहीं होता है। लेसी सर्जरी यूजुअली हम कैटरेक्ट के लिए नहीं पाते, वो उसका अलग टाइप्स होता है। कैटरेक्ट के लिए तो हम फेको सर्जरी करते हैं या फिर और टाइप की सर्जरी होती है जिसमें हम अपने नेचुरल लेंस को, मोतियाबिंद को हटा के और अंदर लेंस डाल देते हैं, इंट्राऑक्यूलर लेंसेज, तो उससे हमारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती है। और इनके केस में अगर ये होता है कि हाँ चोट लग गया है तभी जैसा कि हमने बताया कि डायग्नोस होने के बाद फाइनल ये रहता है कि हाँ ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट डेवलप हो गया है, तब सर्जरी से ही उपाय मिलेगा, तो और कोई ऑप्शन से होना है वो लेजर से ही। बिल्कुल। अगर बात करते हैं बच्चों की, देखिए कुछ अगर हम बात छोटे बच्चों की करें, क्योंकि उनको जल्दी से वो नहीं बता पाते हैं, उनको लगता है कि नॉर्मल सर दर्द होना, बच्चे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस दौरान कैसे मतलब इस परेशानी से हम लोग रूबरू हों कि आखिरकार बच्चों को मोतियाबिंद हुआ है या उनकी आंखें वीक हुई हैं? क्योंकि बच्चे पढ़ते वक्त थोड़ा बहुत इशारा उनकी तरफ से होता है, लेकिन माँ बाप उतना ध्यान नहीं दे पाते। आखिरकार किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएं कि बच्चे को मोतियाबिंद हुआ है या उसकी आई साइट वीक हुई है? हाँ देखिए, अब ये बात पूरी तरह से गार्जियंस के लिए है, जो हम
अपने बच्चों को जब भी किसी शेड्यूल में भेजते हैं लाइक ट्यूशन के लिए या पढ़ने के लिए, या बच्चा किस तरह से टीवी देख रहा है, बहुत क्लोज होकर देख रहा है, मोबाइल आप उन्हें दे देते हैं, किस एनवायरनमेंट में मोबाइल को अंधेरे कमरे में यूज कर रहा है या नेचुरली कितनी देर तक यूज कर रहा है, इन सारी चीजों को ध्यान में देना होता है। तो फाइनली जस्ट हाँ जस्ट सो क्या होता है कि इस टाइम सारा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है गार्जियंस की होती है। अगर हम सारी चीज़ों को नोट करें और अगर ये मैं देख रहा हूँ कि हमारा बच्चा बहुत क्लोज होकर वर्क कर रहा है, वो मोबाइल से बहुत लगा हुआ है और उसकी डिस्टेंस जो नॉर्मल डिस्टेंस माने 1/2 फीट होनी चाहिए वो बहुत उससे लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि उसकी आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। सो इमीडिएट हमें आई बार कंसल्ट करना चाहिए, आई चेक कराना चाहिए। दूसरा चीज, इसके बावजूद हमें बच्चे पर ये ध्यान देना है कि ऐसी हरकतें अगर कर रहा है तो उसे हमें बताना चाहिए, उसे अवेयरनेस करनी, आपको थोड़ा सा इतनी दूर पर रहना और कम से कम 1.5 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करके पढ़ते रहना चाहिए। और दूसरी चीज ये और है कि अगर वो लेट के पढ़ रहा है तो हमें वो भी मना करना है, लेट के कभी बच्चे पढ़ाई ना करें, क्योंकि अगर लेट के पढ़ाई करते हैं तो भी रिफ्लेक्टिव एरर जैसी चीजें हो जाती है। और कंप्यूटर वगैरह पे खासकर इन चीजों पे कंट्रास्ट वगैरह हम नॉर्मल रखें, बहुत ज्यादा कंट्रास्ट भी अगर रहता है तो वो भी बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और अगर उन चीजों के एबनॉर्मलिटी वो काम कर रहा है, उसके जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, मीन्स है कि उसको कुछ ना कुछ आइस में और हमें इमीडिएट कंसल्ट कर लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें, देखिए इस दौरान इन दोनों शहरों की अगर हम बात करें, दोनों जगहों की, तो यहाँ पर पोल्यूशन सबसे ज्यादा है और पोल्यूशन की वजह कहीं ना कहीं हमारी आंखों पर भी नजर आती है। तो हमें इस दौरान क्या एहतियात बरते ताकि जो पोल्यूशन है कहीं ना कहीं हमारी आंखों को कम से कम नुकसान पहुंचा सके? देखिए जाहिर सी बात है, पॉल्यूशन हमारे होल बॉडीज को इफेक्ट दे रहा है, हमारी आंखों को तो देखा ही देगा। और पॉल्यूशन में बहुत फॉरेन बॉडीज ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों में जाती है। अक्सर मैं देख रहा हूँ आजकल लोग 2 व्हीलर भी चलाते हैं तो हेलमेट नहीं यूज करते। हेलमेट यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितने पॉल्यूशन, जितने कार्बन है, ये हमारी आंखों में जाते हैं तो ये बहुत जल्दी डेवलप करते हैं कैटरेक्ट जैसे। तो पॉल्यूशन में मेन हमें कार्बन से बचना होता है, इंक्लूडिंग यूवी। तो यूवी तो ऑलरेडी है ही अगर दिन में निकल रहे हैं, लेकिन जो कार्बन से इतने ज्यादा है हमारे पॉल्यूशन पहले, वो हमारी आंखों बहुत हार्मफुल है। तो उसके लिए आइस प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम बाहर हैं, बाइक्स वगैरह पे, तो हेलमेट का यूज करें, या फिर सनग्लासेस इज बेस्ट थिंग। अदरवाइज नाइट में तो सनग्लास को नहीं यूज करना चाहिए। तो जस्ट टेक 0 पावर स्पेक्टिकल लेंसेज, कोई चश्मा जो ब्लू प्रोटेक्शन भी रहे, यूवी प्रोटेक्शन भी रहे, वो लगा के चलें तो आंखें पूर्णतः सही बनी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए जिस तरीके से पोल्यूशन की हम बात करें तो कुछ लोग खुद से कुछ मेडिसिन या आई ड्रॉप ऐसे लेते हैं मेडिकल वगैरह से जो वो इस दौरान इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो हानिकारक है? क्योंकि देखिए हर ड्रॉप हर आंख के लिए नहीं उपलब्ध होता है, तो लेकिन लोग उस चीज को नहीं समझते हैं और कहीं ना कहीं अगर छोटा मोटा कुछ दर्द भी होता है आंख में तो वो आई ड्रॉप अपनी मर्जी से ही ले आते हैं और उसको डालते हैं। तो कितना हानिकारक हो सकता है आने वाले समय में? क्या उससे भी मोतियाबिंद होने की संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए अगर हम इतने टॉप पोजीशन मोतियाबिंद पे ना जाके नॉर्मली बात करें तो हमें बिना जानकारी के कोई भी आई ड्रॉप नहीं यूज करना चाहिए। प्राय लोग आजकल आई ड्रॉप यूज कर लेते हैं, आइस में फैटिग और थोड़ा एलर्जी हो रही या रेडनेस हो रहा तो यूज कर लेते हैं, और दवाएं भी वो लेते हैं जो मेडिकल स्टोर में है। उन्होंने बताया कि हाँ वो नॉर्मली करता क्या है, एंटीबायोटिक दे देगा या फिर लुब्रिकेटिंग दे देगा। हमें एंटीबायोटिक की जरूरत तब पड़ेगी जब हमारी आंखों में इंटरनली कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। ऐसा कोई प्रॉब्लम जब नहीं है तो हमें इससे बचना चाहिए। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप दे देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ईचिंग उसका सही हो जाए। इनसे भी बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हमें 1-1.5 घंटे 2 घंटे पे अपनी आंखों को साफ पानी पूरी तरह से होना चाहिए, उससे अपनी आंखों को धुलना चाहिए। क्योंकि अगर नेचर गॉड गिफ्ट की तरफ बात अगर करें तो गॉड गिफ्ट है हमें आंखों में ऑटोमेटिक पानी बनना, तो वही पानी बनता है, वही लुब्रिकेशन क्रिएट करता है। अगर हम मेडिसिन से उन चीजों को डेवलप करते हैं तो अंदर की नेचुरलिटी वो खत्म होने लगती। तो प्राय हमें बचने की कोशिश होनी चाहिए कि हम आई ड्रॉप को तब यूज करें जब हाँ सीरियस मैटर हो या डॉक्टर रिकमेंड कर रहा हो। तो ऐसे हम मार्केट से लेके या एडवर्टाइजमेंट देख के या न्यूज़पेपर्स वगैरह पे देख के कोई भी ड्रॉप मैं रिकमेंड कभी नहीं करूंगा, और दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कोई ड्रॉप्स कभी भी ना लें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए आज के समय में लोग चश्मा लगाने से कतराते हैं क्योंकि आज के समय में अलग अलग जो ब्रांड हैं उनके लेंसेज हमें मिलते हैं। तो क्या जो लेंस हमारे एक परमानेंट होते हैं, जिस तरीके से अगर हम हमारी सर्जरी होती है उस दौरान लेंस परमानेंट लगा दिया जाता है, और जो परमानेंट नहीं होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है आंखों पर? देखिए ये कॉन्टेक्ट लेंस रिगार्डिंग बात है।
और जब भी कई लोग चश्मा पहनने से कतराते हैं तो वो बहुत यंगस्टर एज के होते हैं, उनके लिए मार्केट्स में कॉन्टेक्ट लेंस अवेलेबल हैं। हमें यह ध्यान देना होता है कि हम जब भी कॉन्टेक्ट लेंस यूज करें तो ब्रांड कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करें। लाइक बॉश लॉन्ग तो यूजुअली सभी ने सुना होगा, जॉनसन जॉनसन, एल्कॉन, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ब्रांड लेंसेज में टॉप नंबर पे आती हैं, इन्हें हमें यूज करना चाहिए। और रही परमानेंट की बात, तो परमानेंट के लिए कॉन्टेक्ट लेंस नहीं होती, वो डेली डिस्पोजेबल, मंथली डिस्पोजेबल या ईयरली को वैसे भी कोशिश ये करना चाहिए कि हमें ईयरली कॉन्टेक्ट लेंसेज ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि एक साल तक उसी लेंस को पहनना और उतारना हमारी कॉर्निया को स्क्रैचेस या एब्रेजन दे सकता है। सो हमें मंथली पर या फिर डेली पर आना चाहिए। मंथली कॉन्टेक्ट लेंस हमारे लिए ठीक फिर भी ज्यादा अच्छा है कि 1 महीने बाद हम फिर से नए कॉन्टेक्ट लेंस के साथ आ जाते हैं, तो हमारी कॉर्निया, हमारी आंखों को डैमेज होने का खतरा जो होता है वो टल जाता है। और मार्केट में इसमें डेली डिस्पोजेबल है, जो लोग बहुत अवेयर हैं, जैसे दिल्ली या नोएडा या महानगरों की बात करें तो ऐसी जगहों पे यंगस्टर जितने कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं, आज निकाला, पहना और अपना वर्किंग कंप्लीट होने के बाद शाम को उतार के उसको डिस्पोज कर दिया फिर। इससे फ्रेशनेस बनी रहती है और एवरीडे योर आईज फील्स लाइक न्यू। सो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। परमानेंट का यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है कि कॉन्टेक्ट लेंस हम परमानेंट इलाज करें। डॉक्टर साहब, लास्ट में बस इतना ही कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे उपाय बताइए ताकि वो अपनी जो ये आंखों की समस्या है कहीं ना कहीं उससे निवारण पा सकें और कहीं ना कहीं घर पे रहते ही वो इस समस्या से ज़्यादा आगे उनकी ना बढ़ पाए, इसको लेकर कुछ टिप्स चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि खासकर जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनको और उनके बच्चों के लिए विशेषकर, जब भी ऐसी परिस्थितियां रहें, आपके साथ हो या आपके बच्चे के साथ, आपको कहीं से भी धुंधलापन या देखने में कोई दिक्कत या सिर दर्द या हेडेक जैसी कोई प्रॉब्लम बन रही है, तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर से, अपने आजकल अच्छे अच्छे ऑप्टिशियंस जिनके यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, उनके यहाँ कांटेक्ट करें, आई चेकअप कराएं। आई चेकअप कराने के बहुत कॉस्ट नहीं होते, इसलिए कृपा करके इससे आप पीछे ना हटें, आप जाके आई चेकअप कराएं। जो भी आपको रिकमेंड किया जाता है आप उसको ध्यान दें। 1-2 और ओपिनियन आपको चाहिए तो आप बेशक लें जरूर, लेकिन इस पे लापरवाही ना करें कि आप घर में बैठे रहें। हेल्दी चीजें खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, विटामिन सी खाएं, विटामिन ए खाएं, ये आपके लिए विटामिन ए आपकी आंखों के लिए और ज्यादा फायदेमंद होगा। बस और कुछ खास नहीं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कीमती वक्त निकालकर हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे दर्शकों को तमाम तरह के जो परामर्श आपने दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि उन सभी को वो पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नंदलाल, आप जुड़े। तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में मोतियाबिंद के बारे में जाना है और साथ ही हमने आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से आप इससे निजात पा सकते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक बीमारी के साथ और एक नए परामर्श के साथ में फिर हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।